नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। और काइनेमेटिक्स के बारे में पहले मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं, देन उसके बाद हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स जो है अपने आप में 3 से 4 टॉपिक्स रखता है। सबसे पहली बात, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। कहने का मतलब, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम कहीं पर भी फोर्स की बात नहीं करेंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड, इन सब बातों में रहेगा, है ना। सारी बातें करेंगे, बस फोर्स की बात हम नहीं करने वाले काइनेमेटिक्स में। फोर्स की बात हम तब करते हैं जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद। तो काइनेमेटिक्स में कुछ ऐसी कहानी रहने वाली है, सारी की सारी कहानी विदाउट फोर्स चलेगी। अब काइनेमेटिक्स अपने आप में 3 से 4 टॉपिक रखता है। तो वो जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक आएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मान के चलिए कोई नया टॉपिक नहीं है। जो 9th क्लास में v = u + at या फिर s = ut + ½ at² या फिर v² = u² + 2as होता है, उसी को दोबारा पढ़ना होता है कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बस इतना है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी 9th में एक बार पढ़ा होता है, फिर 11th में भी पढ़ा होता है, और अभी फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा है। देन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बाद हमको पढ़ना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। देन प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमको पढ़ना होगा रिलेटिव मोशन। देन उसके बाद हमको पढ़ना होगा सर्कुलर मोशन। तब जाकर के ये जो काइनेमेटिक्स वाला हिस्सा है ये खत्म होता है। तो ये, इसको आप एक चैप्टर मान के मत चलना, ये अपने आप में टोटल 4 टॉपिक हैं। तो चारों अलग अलग चैप्टर मान के आप पढ़ना। जैसे मैकेनिक्स होता है ना, पूरा 11th का हिस्सा पूरे इकट्ठे को क्या बोल देते हैं, मैकेनिक्स। वैसे ये पूरे के पूरे 4 चैप्टर मिला करके क्या बोल दिया जा रहा है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमको सबसे पहले पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ही रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो चाहे रेक्टिलिनियर मोशन बोलो, एक ही बात होती है। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। कोई पार्टिकल होता होगा जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता होगा। हो सकता है कभी एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर जाए अलोंग स्ट्रेट लाइन, या हो सकता है कभी वाई एक्सिस में ट्रैवल कर जाए अलोंग स्ट्रेट लाइन, या हो सकता है कभी एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल कर ले, लेकिन वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग, वीडियो पॉज करें, हेडिंग डालें, उसके बाद अपन इस चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको ये पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से हमेशा बन ही जाते हैं, हमेशा बन जाते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ होता है। काफ़ी आसान चैप्टर है। तो मान के चलते हैं सबने लिख लिया होगा हेडिंग। तो अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि कोई पार्टिकल होता होगा और किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा भी हो सकता है ये कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा हो। ये जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है ये ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा हो। और यही स्ट्रेट लाइन का मोशन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल किसी ऐसी लाइन में ट्रैवल कर रहा हो। स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, अब वो सीधी हो चाहे वर्टिकल हो या ऐसी टेढ़ी स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल भी हो सकता है। तीनों एग्जाम्पल्स वैलिड हैं, ऐसा है। अब सीधी सी बात है, अगर हमको किसी टाइप का मोशन स्टडी करना है तो कुछ पैरामीटर्स हमको डिफाइन करने पड़ते हैं। दोज पैरामीटर्स आर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, पोजीशन, ये सब हमको पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको सीक्वेंस में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन।
सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तोप कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत बड़ा, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। पोजीशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल। सिंपल, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पोजीशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल। इस एग्जाम्पल में अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा तो मेरा आंसर होगा एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। इस एग्जाम्पल में अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा तो मेरा आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। और अगर इस एग्जाम्पल में मैं पोजीशन की बात करना चाहूं तो मेरा आंसर होगा एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी को उसकी पोजीशन बोले जाता है। पोजीशन बोल सकते हो, एड्रेस बोल सकते हो, या फिर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल में एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इनको लिख देते हैं प्रॉपरली, नाम दे देते हैं एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में पोजीशन हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में पोजीशन हो जाएगी वाई कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड वाले एग्जाम्पल में जो पोजीशन है वो हो जाएगी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पोजीशन को लेकर के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को लेकर के। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, पोजीशन हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट अपना रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशन होती हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन आप लोग पहले से जानते होंगे पक्का, वो होती है शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशन होती हैं, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, और दूसरा एक और डेफिनेशन होती है जो कि अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो पहले फटाफट दोनों डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, टेढ़ा एक्स एक्सिस बन गया। 1 मिनट, अब ठीक है, हाँ अभी भी टेढ़ा ही है, छोड़ो ध्यान मत दो। तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस था, यहां कहीं पर 0,0 होता होगा। पार्टिकल पहले मान लेते हैं यहां पर हुआ करता था 2,0 पे। देन उसके बाद मान लेते हैं पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर के, थोड़ा सा ट्रैवल करके यहां पहुंच गया 10,0 पे, ऐसा हुआ। तो ये जो इसने इतना, ये जो देखो पहले यहां था बाद में यहां पर है, पहले यहां था बाद में यहां पर है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता होगा ये 8 होता होगा। कैसे? ये 2 है और ये 10 है, ये 2 है ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, सिंपल। तो ये 8 होता होगा। उसके बाद हम कहेंगे जो 8 आया है ये बेसिकली 10 - 2 करके ही तो आया है। पहले जहां पर था उसको इनिशियल बोल दें अगर हम, और बाद में जहां पहुंच गया उसको अगर हम फाइनल बोल दें, इसको अगर इनिशियल बोल दें और इसको अगर फाइनल बोल दें, तो जो 10 है वो फाइनल पोजीशन है एंड 2 जो है वो इनिशियल पोजीशन है। तो 10 की जगह मैं लिख रहा हूं फाइनल पोजीशन, 10 की जगह लिखा मैंने फाइनल पोजीशन, -2 की जगह लिखा मैंने इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का मजाक मजाक में एक और फॉर्मूला बन गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। ये देखो चेंज इन पोजीशन लिखा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला बन चुका है। तो यही हमको यूज करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम,
कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशन है हमारे पास। पहली डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन पोजीशन। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये स्पेलिंग आप पूरी लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो वेलोसिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी होता है और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जो भी कुछ आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब 9th क्लास में, वो सारा का सारा एवरेज था। जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज था। जैसे कि आपने प्रेशर भी पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया, वो भी एवरेज था। तो बचपन में 9th क्लास में, बचपन मतलब 9th क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया जाता है 10th के पहले, वो सारा का सारा एवरेज होता है। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पहले से पता है। तो जो v एवरेज हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। इसको जरा और सिंप्लीफाई करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं और वो चेंज इन पोजीशन के इक्वल होता है। तो न्यूमरेटर बन गया चेंज इन पोजीशन और डिनोमिनेटर बन जाएगा चेंज इन टाइम। तो ये फॉर्मूला बन गया v एवरेज का, ये हो गया v एवरेज। अब अगर v एवरेज का ये फॉर्मूला है तो v इंस्टेंटेनियस का अपने आप फॉर्मूला dx/dt हो जाएगा। तो ये बेसिक से दो फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कभी एवरेज पूछा जाता है, कभी इंस्टेंटेनियस पूछा जाता है। कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो वो लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम t=0 टू t=1, है ना। अगर फ्रॉम टू लैंग्वेज यूज की जाती है मतलब एवरेज पूछा जाता है। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, और अगर नहीं भी लिखोगे तो अपने आप क्वेश्चन में वो बात क्लियर हो जाएगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी एवरेज पूछा जाता है ना तो फ्रॉम टू लैंग्वेज वाली यूज करते हैं, फ्रॉम टू लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम t=1 टू t=5। तो जब ऐसा फ्रॉम टू कहीं से लेकर के कहीं तक वेलोसिटी पूछी जाती है मतलब उसका यही मतलब होता है कि एवरेज पूछा जा रहा है। और इंस्टेंटेनियस में जो लैंग्वेज होती है, इसमें जो लैंग्वेज होती है वो होती है कैलकुलेट वेलोसिटी एट t=5। पता नहीं समझ में आता है या नहीं, भगवान जाने। अभी एग्जाम्पल आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं इतना आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, इसमें फ्रॉम टू लैंग्वेज यूज होती है और इसमें एट वाली लैंग्वेज यूज होती है। तो अगर क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो कि कौन सी वाली वेलोसिटी बताना है, एवरेज बताना है या इंस्टेंटेनियस बताना है, तो आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हो। फ्रॉम टू लिखा होगा तो एवरेज है, एट लिखा होगा तो इंस्टेंटेनियस है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। अच्छा, अभी नोट नहीं किया होगा आपने, वीडियो पॉज करके जरा इसको नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल में आते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फ्रॉम टू और एट वाली लैंग्वेज यूज की गई हो। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x = t² + 2t + 5। x का मतलब क्या दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है, और हमसे बोला जाता है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t=1 टू t=3। ये पहला क्वेश्चन है। एक और लिखते हैं, कैलकुलेट
v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 3। दो क्वेश्चन है, एक में एवरेज पूछा है, दूसरे में इंस्टेंटेनियस पूछा है। सॉल्यूशन में आते हैं। ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था। तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट एवरेज जो है उसका मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो देखिए x दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ऐसा लिखा हुआ है। t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में दिया था ना 1 से 3 तक पूछा है, तो मैं अभी 1 से 3 तक कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। जो टाइम पहले था उसको मैंने इनिशियल बोल दिया, जो टाइम बाद में आया उसको मैंने फाइनल बोल दिया। अब t इक्वल टू 1 पे मैं x कैलकुलेट कर लूंगा। तो देखो t इक्वल टू 1 पे x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। t इक्वल टू 1 पे x जो है वो 8 आ जाएगा। इनिशियल के अकॉर्डिंग जो x आया है उसको मैं इनिशियल बोल दूंगा, एंड फाइनल टाइम के अकॉर्डिंग जो x आएगा उसको मैं x फाइनल बोल दूंगा। तो x फाइनल भी लिख लेते हैं। कैसे आएगा ये, t इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देना। तो क्या बनेगा ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5। तो कितना हो जाता है ये 9 और 6 15 और 5 20। तो ये x फाइनल आ गया। तो ये x फाइनल आ गया। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो डेल्टा x बाय डेल्टा t होती है, मतलब x में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज। तो x में चेंज रख देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 20 है, इनिशियल 8 है, तो ये बनता 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज 3 माइनस 1। तो ये कितना हो जाता है, ये 12/2 हो जाता, जो कि 6 हो जाता। और ऐसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है। अब 1 मिनट रुकना, मैं अपना आंसर चेक कर लूं जल्दी से। ठीक है, सही है आंसर। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो x इतना दिया हुआ था, अब हमसे पूछा जाता है v इंस्टेंटेनियस। हम बहुत अच्छे से जानते हैं v इंस्टेंटेनियस dx बाई dt होता है। x दिया हुआ है, उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ऐसा बन जाएगा। फटाफट डिफरेंशिएट करेंगे। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, देन 2t का डिफरेंशिएशन 2, देन 5 का डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया। कहाँ पूछा गया था हमसे इंस्टेंटेनियस, किस टाइम पे पूछा गया था, t इक्वल टू 3 पे पूछा गया था। t इक्वल टू 3 पे पूछा गया था। तो कुछ नहीं करना है, इसमें लास्ट में आपको t इक्वल टू 3 रख देना है। तो इसमें t इक्वल टू 3 रख दो। तो जब आप इसमें t इक्वल टू 3 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 8, 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट होता है। मुझे इंस्टेंटेनियस ज़्यादा इजी लगता है, आप लोगों को भी यही इजी लगता होगा, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाता है। एवरेज में देखो कितना सारा लिखना पड़ता है। ये देखो, पहले ये कैलकुलेट करो, फिर ये कैलकुलेट करो, फिर माइनस करो, फिर से माइनस करो, फिर डिवाइड करो। तो ये एवरेज वाला मुझे लंबा प्रोसेस लगता है, लेकिन आना तो दोनों चाहिए। क्वेश्चन का क्या भरोसा, क्वेश्चन क्या पूछ ले। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन की तरफ। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते होंगे, सिंपल है। एक एवरेज होता होगा और एक इंस्टेंटेनियस होता होगा। अगेन एवरेज पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी 9th क्लास से ये बात पता होती है। फिर भी हम पूरी याददाश्त वापस लाते हैं। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज ए एवरेज, तो वो आपने बचपन में पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपने पढ़ा होगा।
तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन v मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यही चीज 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, जो कि एकदम सत्य है, एकदम सच है। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v लिखा जा सकता है एंड टाइम टेकन को डेल्टा t लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बना एवरेज एक्सेलरेशन का। बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो अगर एवरेज का ये फॉर्मूला बना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का अपने आप फॉर्मूला dv बाय dt हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट ये होता है कि अगर क्वेश्चन आपसे टाइम की बात करता है, मान लेते क्वेश्चन आपसे कहता है कि t=1 पे पार्टिकल यहां था, t=3 पे पार्टिकल वहां था, t=5 पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी, t=7 पे एक्सेलरेशन इसका उतना था, तो t=10 पे आप एक्सेलरेशन बता दो, या t=10 पे आप वेलोसिटी बता दो, या तो t=10 पे आप पोजीशन बता दो। मतलब क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा हाथ धो करके टाइम के पीछे पड़ गया है, कह रहा है हर जगह टाइम कैलकुलेट करके बताओ, या फिर टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन ये सब कैलकुलेट करके बताओ। मतलब क्वेश्चन अगर हाथ धो के टाइम के पीछे पड़ा हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन हाथ धो के पोजीशन के पीछे पड़ा हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। इसी फॉर्मूले को, सेकंड वाले फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है v dv बाय ds। मतलब डिनोमिनेटर में dx आए या फिर ds आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला कब कहां कैसे लगेगा ये आपको सोचना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आएगा तब। अगर हर जगह टाइम की बात कर रहे हैं तो ये लग जाता है, अगर हर जगह x की बात कर रहे हैं तो ये लग जाता है, और अगर हर जगह डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये लग जाता है। तो इसमें तीन फॉर्मूले हो जाते हैं। बाकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट से वेलोसिटी बदलती है उसी चीज को एक्सेलरेशन बोला जाता है। जिस रेट से वेलोसिटी बदलती है उसी रेट को एक्सेलरेशन बोला जाता है। सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं, 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो गई तो उसका एक्सेलरेशन 50 हो जाएगा। नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है, लिख के बताता हूं। मान लेते हैं 10 सेकेंड में, 10 बोल रहा हूं 5 दिखा रहा हूं, मान लेते हैं 10 सेकेंड में, टोटल 10 सेकेंड्स में, टाइम की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं टोटल 10 सेकेंड्स में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 100 से इंक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी की मैं बात कर रहा था अभी, बस एग्जाम्पल दूसरा था। मेरा एग्जाम्पल ये था कि मान लेते हैं 1 सेकेंड में जब इसकी वैल्यू 1 सेकेंड थी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 से बढ़ गई तो एक्सेलरेशन भी 50 हो जाएगा। यही मैंने कहा था, फिर से बोल रहा हूं। मान लो 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 से इंक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये बात और ये बात एक ही तो है। एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद हम इस पे भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल से 2 एग्जांपल देखते हैं एक्सेलरेशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि v = t² है, देन एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सब कुछ, देन एक्सेलरेशन कितना होता होगा एट t = 3 सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कहता है अगर वेलोसिटी x² + 2x है देन एक्सेलरेशन कितना होता होगा एट x = 1।
तो जो मैं बात कर रहा था ना कि दो फॉर्मूले होते हैं dv/dt और v/dx, वो मैं इसी की बात कर रहा था। देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूरा टाइम के पीछे पड़ा हुआ है, टाइम के टर्म्स में बात की जा रही है, टाइम है, तो यहाँ dv/dt लगेगा। यहाँ पर देखिए x के टर्म्स में बात की जा रही है, x के टर्म्स में बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, v/dv/dx लगेगा। सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पर हर जगह t के टर्म्स में बात की जा रही है, इसलिए एक्सेलरेशन लिखा जाएगा dv/dt। ऐसा होता, ये बनता है d/dt ऑफ वेलोसिटी दी हुई है कितना, t², रख दिया। t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t। ठीक है, किस टाइम पे पूछा जा रहा है, t=3 पे, तो लास्ट में t=3 और रख दो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर/सेकंड²। ये हो गया, ये एक्सेलरेशन ऐसे कैलकुलेट हो गया। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें हमसे बोलता है x=1 पे बता दो, तो यहां पर क्या यूज होगा, v/dv/dx यूज होगा यहां पे। क्यों, क्योंकि कहानी x पे डिपेंड कर रही है। v की वैल्यू रखता हूं x² + 2x, ये हो गया। देन उसके बाद d/dx है और फिर से v है, फिर से v की वैल्यू रख रहा हूं x² + 2x, ऐसा हुआ। बाहर वाला x² + 2x तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ये अंदर वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो इस x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। अब सॉल्व हो चुका है। कहां पूछा इन लोगों ने, x=1 पे पूछा है, तो x=1 यहां पे रख दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 2 और वो हो जाएगा 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12। तो ये सिंपल सा फंडा होता है, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट सुन के लिखो। तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स, क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ velocity v1, a particle travels with velocity v1 for half of the distance. A particle travels with velocity v1 for half of the distance, then with velocity v2, then with velocity v2 for remaining half of the distance. Then with velocity v2 for remaining half of the distance. Full stop. Calculate average velocity, calculate average velocity for complete journey. Calculate average velocity for complete journey. तो क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा, एक लाइन और ऐड कर लो। Assume that particle never turns back. Assume that particle never turns back. ये भी ऐड कर लो। Assume that particle never turns back. अब सॉल्यूशन में आते हैं। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी है, बन जाता है सबसे, और नहीं करना है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा है उसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो कंप्लीट जर्नी हुआ करती थी, इस कंप्लीट जर्नी का हाफ पार्ट ये v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, देन नेक्स्ट हाफ पार्ट v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। तो अगर इस पूरे डिस्टेंस को d मान लिया जाए तो ये d/2 हो जाएगा और ये भी d/2 हो जाएगा।
और अगर इसको और इजीली सॉल्व करना है तो एक काम ये भी कर सकते हो, इस पूरे डिस्टेंस को आप 2D मान लो। तो अगर ये 2D होता तो ये D हो जाता और ये भी D हो जाता, ऐसा हो जाता। मान लेते हैं ये वाला जो हिस्सा था इसमें टाइम t1 लगा था और ये वाले हिस्से में टाइम t2 लगा था। अब हमसे बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी बता दो, जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखो, जब ये यहां से वहां पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2D। डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखा 2D, और टाइम मतलब टोटल टाइम कितना लगा यहां से वहां तक जाने में, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, t1 प्लस t2, ऐसा हो गया। अब t1 और t2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? इतने हिस्से की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है। तो v1 होता होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ इतने हिस्से में लगाया। ये कितने में लगाया है, ये पूरे में लगाया है। ये जो लिखा है किसके लिए लिखा है, इस पूरे के लिए लिखा हुआ है। अब यहां जो लिख रहा हूं वो सिर्फ मैं इतने के लिए ही लिख रहा हूं। तो सिर्फ इतने के लिए जो v1 होता होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता होगा। तो देखो इस इक्वेशन से t1 निकाला जा सकता है। तो देखो इस इक्वेशन से जो t1 आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा d बाय v1। इस इक्वेशन से t1 आ गया। ठीक वैसे ही जो यहां किया है वही यहां कर सकते हैं, और यहां से t2 आ जाता होगा d बाय v2। वैसे इतना समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, जो अभी तक इतना सबको पता होता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये बात सबको पता होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लो, है ना। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता है तो समझ लो बहुत पीछे चल रहा है, अपनी जनरेशन से वो बहुत पीछे चल रहा है। तो ये टाइम की वैल्यू सबको याद होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जिनको फॉर्मूला डायरेक्टली पता है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो ऐसे निकालते हैं। फिर पहले ऐसा लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर यहां से टाइम निकाला जा सकता है। तो ये t1 और t2 आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो ये बन जाएगा 2D, t1 रखते हैं वहां से d बाय v1, फिर t2 रखा d बाय v2। अब यहां से d सारे कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के और भी इजी प्रॉब्लम्स जो दुनिया भर की किताबें हैं, जैसे NCERT, HC वर्मा, सब में अवेलेबल है। तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहें तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। 2 क्लास और लगेंगे इस टॉपिक में। तो 2 क्लास में क्या क्या होने वाला है अभी से सुन लो। नेक्स्ट क्लास में आएगा मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो उसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और उसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कौन सा टॉपिक? रेक्टिलिनियर मोशन। काइनेमेटिक्स खत्म नहीं होगा, काइनेमेटिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।